Metrosexual or trisexual? I'm all sexual, all sexual. Yeah, I'm not bisexual, I'm not trisexual, I'm all sexual. Yeah, I just about make it myself. So I'm like, okay, you know, I'm married and I've got a pretty wife and I've got good children and it's all right. आओ भाई आओ, पिछले वीडियो में इतने क्रेजी रिस्पांस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पहली बार लाइक का टारगेट रखा था और वो भी तुम लोगों ने 24 घंटे से पहले ही मात्र 16 घंटे में पूरा कर दिया। उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे जितने हेट कमेंट्स का सामना करना पड़ा है उतने हेट कमेंट्स तो मुझे एल्विश यादव, समय रैना, ट्रिगर्ड इंसान को मिला के भी नहीं आए। क्या कर सकते हैं, टारगेट भी तो मैंने एक ऐसे इंसान को किया था। खैर, अब आते हैं इस वीडियो पे और तोड़ते हैं कई सारे एसआर के फैंस का दिल, साथ ही साथ कई सारे मिथ्स। शाहरुख खान द सेल्फ मेड स्टार। एसआरके एक ऐसा स्टार है जिसने काफी गरीबी से उठकर ये मुकाम हासिल किया है। ये मैंने नहीं, खुद एसआरके ने कई सारे इंटरव्यूज में कहा है। आइए अब एसआरके की फैमिली बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं। एसआरके की मदर लतीफ फातिमा एक मुस्लिम फैमिली से आने वाली लेडी ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की थी और एक मैजिस्ट्रेट थी। यही नहीं, उनके इंदिरा गांधी के साथ भी काफी अच्छे रिलेशंस थे। एसआरके ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि उनकी मदर पहली एक ऐसी मुस्लिम लेडी थी इस कंट्री की जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया है। एसआरके की मदर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी। एसआरके की मदर को जिन्होंने अडॉप्ट किया था उनका नाम था मेजर जनरल शाहनवाज खान। जानते हो ये कितने कॉमन आदमी थे? ये कांग्रेस के नेता और 4 टाइम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम मेरठ कॉन्स्टिट्यूएंसी भी थे। सिर्फ एमपी ही नहीं बल्कि ये कई बार मिनिस्टर भी बने। 1952 से लेकर 1956 तक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और रेलवेज और ट्रांसपोर्ट के डिप्यूटी मिनिस्टर रहे थे। फिर 1957 से 64 तक फिर से डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट रहे। ये उनका सेकंड टर्म था। फिर 1965 में वो मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर भी रहे। फिर 1966 में मिनिस्टर ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन रहे। फिर 1971 टू 73 तक मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड माइंस एंड मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड केमिकल्स रहे। फिर उसके बाद भी 1974 से 77 तक मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। यही नहीं बल्कि ये चेयरमैन ऑफ नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड चेयरमैन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी थे। एसआरके ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि ये जब जो चाहते थे इन्हें वो मिल जाता था। एक बार तो इन्होंने अपनी मदर से एक कार की डिमांड की और अगले ही दिन इनके घर के बाहर एक नई गाड़ी खड़ी थी एसआरके के लिए। कार के लिए एक रात इंतजार करना पड़ा। कैन यू इवन इमेजिन इन्होंने कितनी गरीबी देखी है। एसआरके के फादर के पास भी काफी सारे बिजनेस वेंचर्स थे। वो काफी सारे रेस्टोरेंट्स के भी मालिक थे। उनका एक फर्नीचर बिजनेस भी था। गुड़गांव में उनके टेम्पोज एंड ट्रक्स चलते थे और तो और उनका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि एनएसडी में मेस भी था। आपके मन में भी शायद एक डाउट आ रहा होगा कि एक इंसान जिसकी फैमिली की वुमेन, वो भी एक मुस्लिम फैमिली की वुमेन, ऑक्सफोर्ड जाके पढ़ाई करके आई हो, मैजिस्ट्रेट हो और तो और इंदिरा गांधी के साथ क्लोज भी हो, फादर के इतने सारे बिजनेसेस हो, ग्रैंडफादर का इतना भयानक बैकग्राउंड हो, वो अपने आप को भला गरीब क्यों बताएगा? उसका रीजन है रिलेटेबिलिटी फैक्टर और सिंपैथी। एसआरके काफी स्मार्ट है। उसे पता है क्या कहने से पब्लिक उससे रिलेट करेगी और उसे सिंपैथी देगी। इससे पब्लिक के बीच एक ऐसी इमेज बैठेगी कि इस बंदे ने काफी गरीबी से उठकर ये स्टारडम देखा है। तो अपने आप उनके मन में एक कनेक्शन बैठ जाएगा एसआरके को लेके और वो उसे चाहकर भी हेट नहीं कर पाएंगे, जिसका फायदा उसे डायरेक्ट अपने प्रोफेशनल करियर में होगा। अब इससे पहले कि एसआरके के चमचे कमेंट्स में ये लिखें कि उनके फादर के बाद वो गरीब हो गए थे, उन्हें मैं बता दूं कि एसआरके की मदर भी काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी और वो भी तो काम किया करती थी। यहाँ तक एसआरके ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि जब उनके फादर की डेथ हो गई थी तो उनकी मदर ने काफी अच्छे से उनके फादर के बिजनेस को संभाल लिया और एसआरके की मदर की डेथ 1990 में हुई। तब तक एसआरके ने काम करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। 1989 में तो उनके फौजी और सर्कल्स दोनों सीरियल्स आ चुके थे जो कि काफी ज्यादा हिट रहे थे। इसका मतलब ये है कि अपनी मदर की डेथ होने से पहले ही एसआरके काफी ज्यादा फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हो चुके थे। एक और मिथ है एसआरके से रिलेटेड कि वो एक आउटसाइडर हैं। उनका कोई कनेक्शन नहीं है इस इंडस्ट्री में, कोई गॉडफादर नहीं था। अच्छा, आइए एक नजर जरा इस पे भी डालते हैं। आप सभी दिलीप कुमार को तो अच्छे से जानते होंगे। जी हाँ, वही दिलीप कुमार जो कि एक सुपरस्टार थे। दिलीप कुमार और एसआरके के फादर नेबर्स थे और सिर्फ नेबर ही नहीं बल्कि काफी अच्छे दोस्त भी थे। एसआरके का काफी ज्यादा आना जाना था दिलीप कुमार के घर। यहाँ तक कि दिलीप कुमार और उनकी वाइफ सायरा बानो उन्हें अपने एक बेटे के जैसा मानते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसआरके के फादर की मेस थी एनएसडी में, वहीं पे एसआरके राज बब्बर से मिले। जी हाँ, वही राज बब्बर जो कि एक काफी ज्यादा पॉपुलर एक्टर थे और एसआरके उन्हें बचपन में बब्बर शेर अंकल कहा करते थे। एसआरके ने खुद एक इंटरव्यू में ये क्लेम किया है कि उनका बचपन वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स की गोद में बीता है। एसआरके के फादर ने उनसे एक बार ये भी कहा था कि अगर तुम्हें फिल्म लाइन में जाना हो
तो मुझे बताना, मैं एसके कपूर को कह दूंगा, वो तुम्हें एक्टर बना देगा। एसआरके के फादर अनिल कपूर के फादर के भी काफी अच्छे दोस्त थे, जो कि एक प्रोड्यूसर थे। मोतीलाल जो कि एक एक्टर थे, और भी कई सारे बॉलीवुड के लोगों के साथ एसआरके के फादर की दोस्ती थी। हैरी बवेजा जो कि एक काफी ज्यादा पॉपुलर डायरेक्टर हैं, उन्होंने एसआरके की मदर से ऑलरेडी ये कह दिया था कि मैं आपके बेटे को एक एक्टर बनाऊंगा, और ये बात खुद एसआरके ने एक्सेप्ट किया है। इतने कनेक्शंस काफी नहीं है, तो मैं एक और कनेक्शन बताता हूँ। अमृता सिंह और एसआरके बचपन के दोस्त हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि अमृता सिंह सैफ अली खान की एक्स वाइफ और सारा अली खान की मदर हैं। अमृता एसआरके से पहले इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर नाम बन चुकी थी। अमृता और एसआरके बचपन के दोस्त इसलिए थे क्योंकि अमृता की मदर रुखसाना सुल्तान एसआरके की मदर की दोस्त थी और संजय गांधी की काफी ज्यादा क्लोज एसोसिएट थी। संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे, और एसआरके की मदर जो कि इंदिरा गांधी से काफी ज्यादा क्लोज थी। तो ये सब ऐसे लिंक्ड थे एक दूसरे से। इतने सारे लिंक्स के बाद भी अगर आप एसआरके के बॉलीवुड कनेक्शंस को झुटलाकर उन्हें एक आउटसाइडर मानना चाहते हो तो मानो। सिर्फ एक्टर्स के बच्चे ही नेपोटिज्म प्रोडक्ट नहीं होते, किसी भी तरह के सोर्स, कनेक्शन और सिफारिश को भी नेपोटिज्म के अंदर ही काउंट करेंगे। अगर असली आउटसाइडर क्या होता है देखना है ना, तो पंकज त्रिपाठी को देखो, मनोज बाजपेयी को देखो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखो, अक्षय कुमार को देखो, और तो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि हमारे साथ इस टाइम नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत को देखो। नाम क्या इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? ये हैं वो असली आउटसाइडर्स जिनका दूर दूर तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन नहीं था। ना तो इनके बाप के कनेक्शंस थे और ना ही माँ के। साल 2018 में आई जीरो मूवी जो कि एक डिजास्टर थी, क्रिटिक्स की नजर से भी और कलेक्शन की नजर से भी। एसआरके के किंग खान, द लास्ट ऑफ द स्टार्स वगैरह वगैरह वाली इमेज के लिए ये मूवी काफी डेंजरस साबित हुई, जिसके बाद एसआरके ने काफी टाइम का ब्रेक ले लिया मूवीज से। और उसके बाद साल 2023 में आई पठान से, जो एसआरके की कमबैक मूवी मानी गई। ये मूवी एसआरके के लिए एक परफेक्ट कमबैक साबित हुई और इसने बॉक्स ऑफिस क्लब पे धमाल मचा दिया और 1000 करोड़ क्लब में भी शामिल हो गई। और जिसने एसआरके के करियर पे डाउट किया था, उनके मुंह पे जोरदार तमाचा लगा, है ना। ये तो हुआ सिक्के का वो पहलू जो कि सबको पता है, पर क्या ये सच्चाई है? आइए नजर डालते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पे। पठान के कलेक्शंस पे लोगों को काफी शक था, क्योंकि पठान जब सिनेमा हॉल में लगी थी तो काफी सारे थिएटर्स भी खाली थे। जब थिएटर्स में लोग ही नहीं गए तो आखिरकार पठान ने इतना कलेक्शन किया कैसे? तो उसके पीछे जो सबसे ज्यादा रूमर्स थे वो ये थे कि पठान के सक्सेस के पीछे कॉर्पोरेट बुकिंग का हाथ है। जी हाँ, कॉर्पोरेट बुकिंग। इसमें फिल्म मेकर्स हों या बड़ी बड़ी कंपनीज खुद टिकट्स खरीद लेती हैं काफी सारी, जिससे बॉक्स ऑफिस में नंबर्स को मैनिपुलेट किया जा सके और लोगों में मूवी के लिए एक हाइप बनाई जा सके। यहाँ तक कि खुद एसआरके के फैन क्लब्स ने बल्क में टिकट्स खरीदे थे। कई सारे फैन क्लब्स ने तो पूरा थिएटर ही बुक कर दिया था पठान के लिए। थिएटर्स में लोग जाएं या ना जाएं, टिकट्स तो बिक गए ना। आप ये सोचो कि इस मूवी के लिए ऑडियंस कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि खुद YRF को इस मूवी के लिए बाय वन गेट वन फ्री टिकट की स्कीम निकालनी पड़ी थी। टीम एसआरके वॉरियर्स ने भी सेम स्कीम निकाली, जिसमें उन्होंने भी बाय वन गेट वन फ्री टिकट्स दिए। यहाँ तक कि एसआरके की बेस्ट फ्रेंड काजोल ने भी पठान के कलेक्शंस को लेकर काफी शॉकिंग स्टेटमेंट दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आप एसआरके से क्या पूछना चाहती हो, तो उन्होंने कहा था कि मैं एसआरके से पठान की रियल कलेक्शंस पूछना चाहती हूँ, जिसके बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी और एसआरके के फैंस ने काजोल को भी नहीं बख्शा। जिस मूवी की सच में इतनी हाइप होती है ना, उन्हें ये सब टेंट्रम्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी सुना है KGF 2 के लिए लोगों ने बाय वन गेट वन फ्री स्कीम चलाया हो? कभी सुना है बाहुबली के लिए ऐसी स्कीम? नहीं। सिर्फ पठान ही नहीं, सेम ईयर रिलीज हुई जवान पे भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस फेक बताने और कॉर्पोरेट बुकिंग्स के इल्जाम लगे थे। और गेस व्हाट, जवान ने भी 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि एसआरके के पास स्टारडम नहीं है, पर रियलिटी तो ये है कि लोगों ने आज के टाइम पे स्टार पावर के नाम पे मूवीज देखना छोड़ दिया है। सबसे बड़ी एग्जांपल्स है सलमान की लास्ट कुछ फिल्म्स जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट चुकी थी। वो समय गया जब सिर्फ स्टार पावर के नाम पे मूवीज चला करती थी। आज के टाइम पे अगर मूवी में स्टोरी नहीं होगी, वही सिर्फ फालतू के VFX वगैरह होंगे, तो कोई नहीं जाएगा उस मूवी को देखने। हाँ, स्टार पावर की वजह से कुछ लोग तो जाएंगे, मगर वो इतने तो बिल्कुल नहीं होंगे कि 1000 करोड़ क्लब में एंट्री करवा सकें। अगर पूरे बॉलीवुड में कोई एक ऐसा स्टार है जो कि PR पे काफी ज्यादा पैसे खर्च करता है, तो वो अनडाउटली एसआरके है। इस बंदे की इमेज के लिए दिन रात इसकी PR टीम काम करते रहती है, कभी ग्रीन फ्लैग साबित करने के लिए तो कभी बॉलीवुड इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए। आपने काफी सारे एक्टर्स को लेकर क्रिटिसिज्म सुना होगा, मगर कभी एसआरके को क्रिटिसाइज करके देखना, मैंने झेला है। लास्ट वीडियो के बनने के बाद मुझे DM से लेकर कमेंट्स में थ्रेड से लेकर माँ बहन की गंदी गंदी गालियां पड़ी हैं। और आयरनी ये है कि इनके बाप एसआरके कई बार ये कहते हुए सुने गए हैं कि वुमेन की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर उनके फैंस मुझे लास्ट वीडियो बनाने के बाद से ही गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दिए जा रहे हैं। एसआरके की इमेज व्हाइट वॉश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। वो अलग बात है कि एसआरके की हरकतें ही ऐसी हैं
कि वो एक्सपोज होता रहता है। मुझे ऑनेस्टली फर्क नहीं पड़ता कि एसआरके की बैकग्राउंड क्या है, एसआरके की पर्सनल लाइफ क्या है, पर एसआरके को इससे फर्क पड़ता है कि लोग उसे ग्रीन फ्लैग समझे, उसे लोग गरीब बैकग्राउंड से आया हुआ लड़का समझे। तभी तो एसआरके की कोशिश रहती है कि उसको जब भी मौका मिले वो पब्लिक को अच्छे से गरीब दिखाए, खुद को ग्रीन फ्लैग दिखाए। और मुझे इसी हिपोक्रेसी से मतलब है। भाई एक्सेप्ट करो ना कि तुम काफी वेल टू डू फैमिली से आए थे, एक्सेप्ट करो ना कि तुम परफेक्ट नहीं हो। इस मामले में तो सलमान खान काफी अच्छा है, वो जो ऑन कैमरा है वही ऑफ कैमरा भी है। ये नहीं कि ऑन कैमरा ग्रीन फ्लैग और ऑफ कैमरा रंगरलिया मनाए। जब आप खुद को मिस्टर परफेक्ट दिखाना चाहोगे ना, तो आपकी एक गलती भी काफी बड़ी दिखती है, क्योंकि आपकी इमेज बिल्कुल अपोजिट है। मैंने पिछली वीडियो में कहीं भी एसआरके को एक भी गाली नहीं दी, और इस वीडियो में भी एसआरके को कोई गाली नहीं दी, मगर फिर भी मुझे पता है कि मेरा डीएम थ्रेट्स और गालियों से भरने वाला है। पर ठीक है, चलेगा, मैं रेडी हूं, क्योंकि मुझे ये जो इंडिया के अंदर सेलिब्रिटी वर्शिपिंग होती है ना, मुझे इससे चिढ़, और मैं लोगों को ये दिखा के रहूंगा कि वो जो वर्शिप करते हैं उसका रियल फेस क्या है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब की बार आपको मैं 15,000 का टारगेट देता हूं, क्योंकि अगला नंबर संजय दत्त का है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट। एसआरके में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, वो उन्हें बस एक दोस्त समझते थे। यहाँ तक कि एक बार एसआरके ने गौरी से ये भी कहा था कि मुझे अपना भाई ही समझो। एसआरके ने गौरी को इम्प्रेस करने की बहुत ज्यादा कोशिश